हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम समझने वाले हैं स्टोक्स थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे प्रॉब्लम जो आपका पेपर होगा उसके अंदर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इससे। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने से पहले इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। इसका कहने का मतलब ये है, ये हेल्प करता है आपकी लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए। अब आपने लाइन इंटीग्रल निकाला, आपने देखा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लाइन इंटीग्रल को एवेल्युएट करना। अब आप बहुत ही आसानी से लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करिए कि आपने एक कर्व लिया। ठीक है, आपने कर्व सी लिया है। ठीक, अब इस कर्व सी से रिलेटेड एक सरफेस मिली आपको, ये वाले सरफेस। ठीक है, आपने देखा कि आपने जो कर्व लिया है इसने एक सरफेस को कवर किया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम कब हेल्प करता है आपकी लाइन इंटीग्रल में, जब आपका जो मतलब जो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्लोज्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिया ये एक कर्व चूज़ कर लिया रीजन आर में, जिसके अलोंग आपको क्या निकालना है, क्लोज्ड कर्व चूज़ किया जिसके अलोंग आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो स्टोक्स थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है किसका, ए का अलोंग अ पाथ सी, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ सी, then it can be evaluated by taking double integral of curl of a over surface s। ठीक है, over surface s। अब ये है, और यहाँ पर आपको पता है ds क्या है, इस सरफेस का सरफेस एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आप ये जानते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो अगर आप इस सरफेस s के अलोंग कर्ल ऑफ a का सरफेस इंटीग्रल निकाल लें तो वो इक्वल होगा कि जो इस सरफेस को जो बाउंड्री है इसकी, इस सरफेस की जो बाउंड्री है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, आपको उस पाथ के अलोंग आपको ए का लाइन इंटीग्रल पता चल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल से इसकी स्टेटमेंट है। अब ये सरफेस कुछ इस तरह से भी हो सकता है, और कुछ मान लो कि कोई इस तरह की सरफेस है। ठीक है, ये इस तरह की सरफेस है, और ये आपका पाथ सी है जिसके अलोंग आप लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हो। ठीक है, तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हो, मतलब ठीक है। चलो देखते हैं कैसे हम इसका इवेल्युएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे इसको, क्योंकि आपने पहली बार देखा। आप बोलोगे कि यार ये सही भी है या नहीं है, या ऐसे ही आप बस इसको बोल रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, क्वेश्चन है कि वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, verify Stokes theorem for vector field f is equal to yi plus zj plus xk ओवर अ क्लोज्ड काउंटर सी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोज्ड, ओवर अ क्लोज्ड काउंटर सी, enclosing the plane surface S। प्लेन सरफेस S। ठीक है, अभी दिखाते हैं आपको कौन सा सरफेस है। हेयर AB is arc of circle, arc of the circle of radius 2 with center at its origin, with सेंटर एट इट्स ओरिजिन। क्लियर है। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका यूजुअल तरीका है, आप लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते थे, ठीक है, आप वैसे ही लाइन इंटीग्रल निकालोगे। और दूसरा तरीका हम कैसे निकालेंगे, अपना
सरफेस इंटीग्रल से, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल से निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है कि क्या रिजल्ट सेम है, क्या हम इसको वेरीफाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर दी गई है वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये 3 डायमेंशनल प्लेन लिया हमने, तो इस प्लेन में, और ये प्लेन कौन सा है, ZY प्लेन है, ZY प्लेन में हमने एक कर्व लिया है और उससे एसोसिएटेड सरफेस ये है आपके पास, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से आप सरफेस एलिमेंट भी निकाल सकते हो, आपको पता है कि इसका सरफेस एलिमेंट क्या होगा, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं इसका लाइन इंटीग्रल, और ध्यान रखेंगे इसकी जो रेडियस है, ये एक सर्कल का आर्क है जिसकी रेडियस क्या है, 2 है, और सर्कल का जो सेंटर है वो भी इस पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। और ध्यान रखिए कि ये जो पूरा सर्कल लाई कर रहा है वो ZY प्लेन में लाई कर रहा है, इसका कोई भी पार्ट ZY प्लेन से बाहर की तरफ नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे लाइन इंटीग्रल। तो हमें यहाँ पर f गिवन है yi प्लस zj प्लस एक्स के कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्लोज्ड कर्व के अलोंग अगर आप इसका लाइन इंटीग्रल निकालना चाहेंगे तो आपको पता है कि आपको निकालना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल अलोंग कर्व C1, ठीक है, f डॉट dl1 प्लस अलोंग f dl तो सेम ही रहेगा हर केस में, dl तो सेम ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी कर्व के अलोंग हम निकालेंगे। अभी हम चूज़ कर लेते हैं कि C1 C2 C3 हमने 3 जो पार्ट डिवाइड किए वो किस किस के किए हैं, प्लस में C3। आपको एक प्रॉपर्टी पता है लाइन इंटीग्रल की कि आप अगर मान लो कि कई सारे नंबर ऑफ कर्व्स हैं, ठीक है, तो अगर आप पूरे कर्व का अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हो तो आप उसको पार्ट्स में भी निकाल सकते हो कि आपने इतने पार्ट का लाइन इंटीग्रल निकाला, देन उतने का निकाला, देन उतने का, और फिर सबको ऐड कर दो तो वो पूरे कर्व के लाइन इंटीग्रल के इक्वल ही होगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एडिटिविटी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर f डॉट dl। तो देखिए हमने जो यहाँ पर 3 कर्व लिए हैं, ये वाला कर्व इसको हमने माना है C1, ये वाला कर्व इसको हमने माना है C2, और ये वाला कर्व इसको हमने माना है C3, ठीक है, ये वाला ये है आपका C3। तो सबसे पहले इवेल्युएट करेंगे f डॉट dl C1, ठीक है। तो ये क्या आया, yi प्लस zj प्लस एक्स के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम करते थे किसके साथ, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz के कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यानी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, y dx प्लस z dy प्लस x dz, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन सा कर्व लिया है हमने, कर्व C1 चूज़ किया है, तो कर्व C1 में x और z में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप y एक्सिस के अलोंग जाते हो तो z में और x में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो इसका मतलब कि dx और dz ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 0 के इक्वल हो गए तो ये किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रल ऑफ y dx, सॉरी इंटीग्रल ऑफ z dy, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी ये 0 है और ये 2 है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 यहाँ पर आप लिख लेंगे, क्या होगा 0 से 2, ठीक है। रीज़न यहाँ पर लिख दोगे बिकॉज dx इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ और देख लो कि इस लाइन के अलोंग अगर हमने जो C1 चूज़ किया है यहाँ पर z की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों, यहाँ पर रीज़न में भी लिख देंगे कि z इज इक्वल टू 0 अलोंग इसको ओ ए ले लीजिए, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है, अलोंग ओ ए। y एक्सिस पर z की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल 0 हो गया। नाउ अब हम निकालते हैं थर्ड इंटीग्रल अलोंग C3, C2 को हम बाद में करते हैं, क्यों अभी बताता हूँ आपको,
क्योंकि उसमें हमें पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करनी होगी लाइन इंटीग्रल की। ठीक है, तो चलिए एफ डॉट डी एल थर्ड मतलब ओ बी के अलॉन्ग, यानी अलॉन्ग जेड एक्सेस। तो इसको सिंपली अब हम सीधा डॉट प्रोडक्ट, हमें पता ही है क्या है इसका, तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड। ठीक है, इसका लाइन इंटीग्रल करना है, लिमिट क्या है 0 से 2 तक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ, z के अलॉन्ग जा रहे हो तो ना ही x में कोई, मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग हो तो ना ही x में कोई चेंज आ रहा है, ना ही कोई y में चेंज आ रहा है। तो अगेन ना x में चेंज ना y में चेंज, तो ये दोनों ज़ीरो हो गए। यहाँ पर बचा क्या आपके पास, x dx। ठीक है, 0 से 2, और ये भी 0 के इक्वल हो गया। क्या क्या रीज़न रहे, सबसे पहला dx और dy में कोई भी, मतलब x में और y में कोई चेंज नहीं है, तो चेंज इन x चेंज इन y किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है अलॉन्ग ओ बी, z एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो तो आपको पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये दो इंटीग्रल तो 0 के इक्वल आ गए। तो अब हम देखते हैं अलॉन्ग कर्व आर्क ए बी। ठीक है, अब हम देखेंगे अलॉन्ग आर्क ए बी। अब ए बी क्या है, एक कर्व, आपका ये पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैरामीटराइज करना होगा इस कर्व को। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या आएगी इस कर्व की, सिंपली ये क्या आ रहा है आपका, ये एक सर्कल का मतलब एक 1/4 ऑफ सर्कल है। ठीक है, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन, ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस हो वो 2 हो, तो वहाँ पर जो पूरे सर्कल की जो इक्वेशन होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन, वो हमारे पास आती है 2 cos t i प्लस 2 sin t j कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरा सर्कल ना लेके उसका एक हिस्सा, मतलब 1/4 पार्ट लेना है। तो आप इसमें t की वैल्यू क्या रखेंगे, t की वैल्यू जो होगी यहाँ पर होगी क्या, 0 से लेके π/2। अब आपको पता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म जो है मतलब लाइन इंटीग्रल की पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, f को आपको लिखना पड़ेगा किसके टर्म में, t के टर्म में ही। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो x यहाँ से ले लिया, y यहाँ से ले लिया, और यहाँ पर प्लस में 0 k कैप लिख दो, तो z की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। और f आपको पता है क्या है, f आपको पता है क्या है, y i कैप प्लस z j कैप प्लस एक्स के कैप एंड जेड जे कैप। ठीक है, तो देखो x के जगह पर तो हम क्या रख देंगे, 2 cos थीटा, y के जगह पर 2 sin थीटा, 2 sin t, ये हो गया i कैप, प्लस में 0 हो गया z के जगह पे, z 0 j कैप प्लस में x के कैप, x के जगह पर हमने क्या रखा, 2 cos t के कैप। क्लियर है, ये किसके इक्वल आया, 2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t के कैप। अब हम क्या करेंगे, जो आर टी है इसको जो पैरामीटराइजेशन किया कर्व का, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, डी आर टी डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक है, ये क्या आएगा, हाँ कॉस है ना, तो -2 sin t प्लस में -2 sin t आई कैप प्लस में 2 cos t j कैप। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, f ऑफ आर टी, और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसका हम डेरिवेटिव ऑफ आर टी का। क्या आएगा इसका डॉट प्रोडक्ट, -4 sin स्क्वायर t। क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालने आता ही होगा। तो सिंपली ये क्या आएगा, -4 sin स्क्वायर t। नाउ यू नो कि एक पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी इनके डॉट प्रोडक्ट को किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो यही तो फॉर्म थी किसकी, मतलब लाइन इंटीग्रल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और लिमिट यहाँ पर होती है 0 से t तक, तो यहाँ पर 0 से t, तो लिमिट क्या है यहाँ पर हमारे पास, 0 से π/2, 0 से
पाई बाय 2। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, -4 साइन स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर -4 साइन स्क्वायर टी को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, -4 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 2 टी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमें इसी को इंटीग्रेट करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है डी मतलब टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 1/4 है, तो आपको इंटीग्रेट करना है 1/2 को टी के रिस्पेक्ट में, देन माइनस कॉस स्क्वायर टी, इसको इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, करते हैं इंटीग्रेट, तो ये है -4, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। ठीक है, देखो ये वाला जब इंटीग्रल निकाल रहे हो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, दिखा देंगे अभी आपको कैसे। और ये जो इंटीग्रल आ रहा है आपके पास, इसका इंटीग्रल आएगा t/2, ये हो जाएगा t/4। इंटीग्रल निकाल के हमने लिमिट लगा दी इसकी, जैसे आपको पता है कि इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है डी, तो यहाँ पर सपोज करो 0 से 2 तक लिमिट है, तो ये आया t²/2, यहाँ पर हम लिखते हैं ना 2 0, फिर हम क्या करते हैं 2²/2 माइनस 0/2। तो ऐसे ही मैंने सॉल्व करके यहाँ पर इसको t/4 लिख दिया। ठीक है, माइनस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा साइन 2t डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर लिमिट क्या लगेगी, π/2 और 0। अब यहाँ पर 2 t है, यहाँ पर t की जगह π/2 रखो, पाई आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर 0 पुट करोगे तब भी 0 आएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, और ये जो t है, सॉरी इस t की जगह पर आएगा पाई। ठीक है, π/4, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -पाई। ठीक है, अब देखो इतनी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। अब इसको अगर हम सरफेस इंटीग्रल से निकालें तो इसका जो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, ये देखो, अब क्या करिए आप यहाँ पर अपना एक सरफेस एलिमेंट चूज़ कर लीजिए। सरफेस एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर, dz और dy, और डायरेक्शन क्या है इसकी, x के अलोंग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ we have to evaluate curl of f। सरफेस इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो कर्ल ऑफ f निकाल लेते हैं। कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू i j k x y z x। ठीक है, तो हो जाएगा i कैप 0 - 1 माइनस j कैप 1 - 0 और प्लस k कैप, ये हो जाएगा 0 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आता है आपके पास -i -j -k कैप। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। चलो अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, सरफेस एलिमेंट के साथ। सरफेस एलिमेंट क्या निकला हमारा, dy dz i कैप, dy dz i कैप। क्लियर है, देखो अब यहाँ पर ना थोड़ा सा आपका वो वाला डाउट क्लियर कर देते हैं कि आपको ये लिया था हमने कि डायरेक्शन जब गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग, मतलब किस, जैसे आपने कर्ल किया कि जो पेरीमीटर ट्रांसवर्स हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेरीमीटर ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो जो थंब है वो एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, मतलब ये जो आपका एरिया एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या ली है हमने, आई कैप ली है। तो ये तो आ गया आपके पास टी एस। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। कर्ल ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट डी एस
एरिया या सरफेस एलिमेंट के साथ। तो क्या आ रहा है ये नेगेटिव ऑफ डी वाई डी जेड। ठीक है, देखते हैं आगे क्या आता है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल इंटीग्रल करना है ओवर सरफेस एस ऑफ नेगेटिव ऑफ डी वाई डी जेड। अब देखो डी वाई डी जेड क्या है, ये वही रीजन है जिसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया क्या होगा आपको पता है। यहाँ पर अगर हम डी वाई डी जेड ले रहे हैं तो हमने जिस भी प्लेन पर ये लिया है एलिमेंट, ठीक है, उसका हमें एरिया लिखना होता है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डी वाई डी जेड। देखते हैं, आपको दिखाना तो होगा ही ना। अब हमें इसका एरिया बताना है कि इसका एरिया क्या है। ठीक है, इसका एरिया क्या है, ये आ जाएगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब r क्या है, यहाँ पर 2 है। 1/4 क्यों लिया है, क्योंकि सर्कल का वो एक हिस्सा है, मतलब अगर सर्कल के 4 हिस्से करते हो तो उसमें से एक हिस्सा वो है, तो इसलिए 1/4 किया और पाई आर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करा। तो ये देखो ये 4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, माइनस पाई के इक्वल आ गया। तब क्लियर हुआ यहाँ पर। सो लिखेंगे स्टोक्स थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं इसका एक क्वेश्चन करते हैं और ठीक है। तो क्लियर हुआ कि आपने ये देखा कि हाँ भाई स्टोक्स थ्योरम वर्क करता है और कितना आसान हो गया हमारे लिए। मतलब जस्ट आपने कर्ल निकाला और एरिया एलिमेंट निकाला और उससे आपने लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट कर लिया। ध्यान रखेंगे लाइन इंटीग्रल तभी इवेल्युएट कर सकते हो जब जो आपका कर्व हो या जो लाइन ऑफ इंटीग्रल हो एक क्लोज्ड पाथ हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम इवेल्युएट देखो हमेशा आपके क्या दिया जाएगा, एक क्लोज्ड कर्व दिया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि क्या, अगर मान लो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले क्या स्टोक्स थ्योरम जो है वो ऐसे सरफेस जो क्लोज्ड, ऐसी कर्व जो क्लोज्ड नहीं है, क्या उसके लिए वर्क करता है, क्या आप ऐसा, तो आप बोलोगे कि नहीं करता, क्योंकि आप रीज़न दे देंगे कि यहाँ पर जो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट ही ऐसी है कि जो कर्व है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए ए डॉट डी एल अराउंड कर्व सी शोन इन फिगर। और यहाँ पर जो ए दिया गया है वो क्या दिया गया है, x माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स प्लस वाई जे कैप। फिगर है कुछ इस तरह की। ठीक है, ये है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अगर आप y के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, ये इक्वेशन है और इसकी ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसकी इक्वेशन है ये, और नीचे वाला जो पार्ट है इसकी इक्वेशन है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना है विद हेल्प ऑफ स्टोक्स थ्योरम। अब देखो अगर आप इसको जो आपका नॉर्मल मेथड है उससे करने की कोशिश करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उससे भी निकाल सकते हो। तो आपका तो ये काम है ही, आपको ये होमवर्क है आपका कि फाइंड दिस लाइन इंटीग्रल विदाउट यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका अभी हम क्या करेंगे। तो देखो ये प्लेन है आपका एक्स वाई, तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो इसका निकालेंगे आप कर्ल निकाला तो कर्ल क्या आएगा, चेंज रेट ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस में चेंज रेट ऑफ एक्स माइनस वाई और के कैप। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसके इक्वल आ रहा है, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 2। तो कर्ल यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कर्ल ऑफ ए का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, डी एस के साथ। तो हमने क्या डी एस फाइंड किया, तो नहीं किया है, तो ये रहा, आप डी एस इसको चूज़ कर लीजिए। ये हो गया आपका डी एक्स, ये हो गया डी वाई, और डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी,
अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो k कैप, तो ds यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा जो ds आएगा वो आएगा dx dy k कैप, और इसका जो कर्ल आया है वो आया है 2k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा 2dx dy। क्लियर है, 2dx dy, के कैप कैंसिल हो गया, डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो अब हमें क्या करना है, इसी का सरफेस इंटीग्रल निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे आप कर्ल ऑफ a डॉट ds। तो यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ये आता है dx dy। अब यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करना होगा। अब डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करने के लिए, क्योंकि आप इस रीजन R के ऊपर डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे, तो आपको इस रीजन R को डिफाइन करना होगा, ठीक है। सो हम लिखेंगे रीजन R यहाँ पर। अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, बट वो पूरे स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर रीजन R जो है आपका, ये देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर को इक्वल कर दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से, तो पता चलेगा कि दोनों फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है एक्स जिन पर दोनों की वाई वैल्यू सेम है, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कि पॉसिबल वे है इसका, ये इंटरसेक्ट करेगा किसके ऊपर, 1 के ऊपर, ठीक है। 1 के ऊपर इंटरसेक्ट, 1 और 0 यहाँ पर आ रहा है। तो x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x आप इनपुट दे सकते हो, तो ये तभी इक्वल होगा जब x की वैल्यू 1 के इक्वल हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा कि x जो है किस पर इंटरसेक्ट करेगा, 1 पर। ये दोनों जो कर्व है वो किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 1 है, ये पॉइंट इस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 0। तो कर्व आपको मतलब x के लिए क्या पता चला कि x जो है 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। x जो है 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है, और इस इंटरवल के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x इज, एक मिनट, एक्स स्क्वायर है ना, इस इंटरवल के लिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, यहाँ पर फंक्शन आपको क्लियरली दिख रहा है, ये क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई। हमें ये देखना होता है ना कि वाई मतलब उस एरिया को बाउंड जैसे कर रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा था मेरी फिर से एक्सप्लेन करने की, तो मैं वो नहीं करूँगा, यहाँ पे टाइम कम है, ठीक है। तो हमने ये तो डिफाइन कर लिया, अब डबल इंटीग्रल इवेल्युएट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2। पहले आप इसको इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो आप dx को इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, सॉरी y को पहले y के रिस्पेक्ट में, यानी dy को हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, dx को। मेरे दिमाग से निकल गया कि लिखते कैसे थे इसे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, और y की लिमिट आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ x, और x के लिए 0 से 1। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नॉट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। लिमिट क्या है, 0 से 1। तो जब इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 x की पावर 3/2 माइनस में एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको आगे लिखते हैं। और यहाँ पर लिमिट आपके पास गिवन है, 1 मिनट, एक्स क्यूब लिमिट आपके पास गिवन है 1 से 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 एक्स 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/3 और इंटू में 2। तो ये सिंपली आ गया आपके पास 2/3। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा भूल गया था, कभी कभी दिमाग नहीं काम करता। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इसका हमारे पास क्या आ गया, लाइन इंटीग्रल यही आ गया। ठीक है, अब सोचो आप, अच्छा मैंने तो अनजाने में आपको ये कह दिया कि आप इसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे विदाउट यूजिंग स्ट्रोक्स थ्योरम, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आपको इसका पैरामीटराइजेशन करना होगा और रहने देना आप, ठीक है, उसको मत करना। क्योंकि मुझे ये याद आ रहा था कि ये जो डबल इंटीग्रल हमने किया है यहाँ पे, तो शायद कोई और तरीका हो, बट वो इसी के अंदर था। ठीक है, मतलब इसी सॉल्यूशन का पार्ट था वो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कितने आसानी से आपने इसका क्या निकाल लिया, लाइन इंटीग्रल निकाल लिया। सोचो कि आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता तो फिर लाइन इंटीग्रल निकालने में क्या हालत होती है हमारी। ठीक है, तो थैंक्स कहिए जिन्होंने इसका पता लगाया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं, इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रोक्स थ्योरम। देखिए, हमें मान लो कि कर्ल निकालना हो बी का। ठीक है, तो इसका कर्ल निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही बड़ी इसकी कैलकुलेशन हो जाती है अगर हम स्ट्रोक्स थ्योरम का यूज़ ना करें। तो देखिए, सपोज करो यहाँ पर कि एक करंट लूप है। ठीक है, और यहाँ पर एक कर्व लिया हमने, तो इस कर्व से रिलेटेड एक करंट लूप हमने लिया है और एक कर्व सी है, और एक दूसरा कर्व लेते हैं जो किसी भी करंट लूप से एसोसिएटेड नहीं है, सी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये एम्पियर्स लॉ है। अभी आपको ये पता नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगा, ये मैक्सवेल की मैक्सवेल की जो इक्वेशंस उनमें से एक इक्वेशन है जिसको हम एम्पियर लॉ कहते हैं। जो यहाँ पर आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल ने जो इक्वेशन दी है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को, मतलब 4 या 5 इक्वेशन है, उन्हीं में वो समेट देती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो ये सर्किचुअल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने यहाँ पर जो कर्व सी लिया है उसके अलोंग अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालेंगे किसका, बी डॉट डी एल का, तो वो किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई, क्लियर है। और वहीं पर अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो बी डॉट डी एल, इसका लाइन इंटीग्रल निकालते हो अलोंग कर्व सी डैश, तो यहाँ पर कोई भी करंट लूप इससे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको देख लो कि किस तरह से इसका यूज़ करके हम क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल निकालते हैं किसका, बी का। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, कर्ल ऑफ बी निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, सिंपली हमको पता है हम यूज़ करेंगे स्ट्रोक्स थ्योरम का कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, हाँ, इसका हम ओवर अ सरफेस एस, हम इसका क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता है, ये आपने लिखा है म्यू नॉट आई। ठीक है, अब यहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है वो हम ऐसे लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल ऑफ ये आपका
डबल इंटीग्रल वाला जो टॉपिक था उसी में था, इसके एप्लीकेशन में था, तो शायद वो मिस हो गया, बट यहाँ पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने अभी उसको मिस छोड़ दिया था कि डबल इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है जे डॉट डी एस। ठीक है, तो हम आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल ऑफ जे डॉट या सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे ओवर सरफेस एस। ठीक है, तो इसको हम इसको इक्वल लिख सकते हैं म्यू नॉट डबल इंटीग्रल जे डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल है, उसी सेम सरफेस एस के, ये दोनों सरफेसेस जो हैं वो सेम होगी। ठीक है, देखो हाँ, कौन सी सरफेस होगी, ये जो आई है इससे जो रिलेटेड सरफेस एस है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये जो सरफेस एस होगी ना, यहाँ पर ये वाली सरफेस होगी। ठीक है, ये वाली सरफेस होगी। चलो अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम आने वाले टाइम में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जस्ट आपको बता दिया कि दोनों केस में जो सरफेस लेंगे हम वो सेम लेंगे। ठीक है, और इसका हमें कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस। अब आप क्या करो, आपको पता है कि ये जो आपका सरफेस इंटीग्रल या डबल इंटीग्रल है, इसकी एडिटिविटी आपको पता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट, इसको एक काम करो, म्यू नॉट को इसके साथ लिखो। अब हमने इसको क्या किया, इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस। ठीक है, म्यू जे डॉट डी एस। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब आप इसको लिख सकते हो सिंपली डॉट डी एस, ये एडिटिव जो डबल इंटीग्रल की जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी थी वो ही लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर सरफेस एस है। अब समझिए कि ये डबल इंटीग्रल जो है किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, यहाँ पर जो सरफेस इंटीग्रल है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। अब हमने एक सरफेस चूज़ करी है, इसमें एक सरफेस एलिमेंट चूज़ किया है डी एस, यहाँ पर ds तो ज़ीरो नहीं है क्योंकि हमने इसको आर्बिट्ररली चूज़ किया है, ds तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, बट ज़ीरो क्या है हमारा, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर यही पूरी जो वैल्यू है वही ज़ीरो होनी चाहिए। तो हम कहेंगे इट इम्प्लाइज, हम कहेंगे कि सिंस ds was arbitrarily chosen, was आर्बिट्ररली चूज़न, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि कर्ल ऑफ बी माइनस म्यू नॉट जे कैप इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड इट इम्प्लाइज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। तो आपको पता चल गया कि किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट या कर्ल ऑफ बी निकालते हैं। ठीक है, अब इसका स्टोक्स थ्योरम का एक और एप्लीकेशन, इसमें ये शो करना है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का जो कर्ल होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो उसका कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है। अब आप इसका यूज़ किस में करेंगे, मतलब स्टोक्स थ्योरम में इसका यूज़ करेंगे, और ये पता लगा आपको ये शो करना है। ठीक है, using स्टोक्स थ्योरम। क्लियर है, तो कैसे करोगे इसको मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको पता है कि अगर आप कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, तो पहले तो मान लो आपको एक गिवन, आपको ये शो करना है कि कंजर्वेटिव फील्ड जो होती है उसका कर्ल ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी फील्ड लो कह सकते हो कि हाँ वो कंजर्वेटिव फील्ड है। आपको पता है कि अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव है, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कोई फील्ड अगर कंजर्वेटिव है, उसका अगर आप किसी क्लोज्ड पाथ के ऊपर क्या निकालते हो, लाइन इंटीग्रल निकालते हो, तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप यूजिंग स्टोक्स थ्योरम बड़े आसानी से शो कर सकते हो कि कर्ल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम इंटीग्रल।